नमस्कार, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर हसन, आप सभी के साथ। वजारत रेल ने बड़ा ऐलान किया है। रिजर्वेशन टिकट के मामले पर 3% अब छूट मिलेगी। 14 जनवरी से 14 जुलाई तक ये छूट रहेगी। रेलवे वन ऐप के जरिए टिकट बुक करने पर यह छूट मिलेगी। 6 महीने बाद जायजा लेने के बाद फैसला लिया जाएगा कि क्या ये कंटिन्यू किया जाए या नहीं। लेकिन फिलहाल वजारत रेल ने एक बड़ा ऐलान किया है। रिजर्वेशन टिकट अगर आप बुक कर रहे हैं तो आपको 3% तक की छूट मिल सकती है। 14 जनवरी से 14 जुलाई तक ये छूट रहेगी और रेलवे वन ऐप के जरिए ही आपको टिकट बुक करना होगा, तभी आपको छूट मिलेगी। 6 महीने बाद जायजा लेने के बाद फैसला लिया जाएगा कि यह कंटिन्यू रहेगा या फिर नहीं। हाल ही में रेल मंत्रालय के द्वारा एक रेल वन ऐप लॉन्च किया गया है, जो कि एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जिसपे रेल यात्रियों को सभी सुविधा प्रदान की जाती है। जैसे कि अगर उनको टिकट बुक कराना है, आरक्षित टिकट या अनारक्षित टिकट, साथ ही साथ अगर कोई पार्सल बुक कराना हो, फ्रेट बुकिंग कराना हो या कोई शिकायत या सुझाव प्रेषित करना है, तो इन सब के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म रेल वन ऐप लॉन्च किया गया है। ये यात्रियों में काफी पॉपुलर है और इसका प्रचलन काफी बढ़ रहा है। रेल मंत्रालय द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि अनारक्षित टिकटों पर रेल वन ऐप के माध्यम से अगर आप टिकट बुक करते हैं तो उस पर 3% की छूट प्रदान की जाएगी। एक बहुत अच्छी सुविधा जो है रेल वन ऐप में दी जा रही है और इसके माध्यम से कोई भी अगर अनारक्षित टिकट यानी जनरल टिकट अगर कोई भी यात्री लेता है तो उसको 3% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। यात्रियों से अनुरोध रहेगा कि कृपया इस छूट का लाभ उठाएं। ये छूट अभी प्रायोगिक तौर पर 6 महीने की, जो कि 14 जनवरी 2026 से जुलाई 2026 तक दी जाएगी। इसके उपरांत इसकी समीक्षा करके वापस निर्णय लिया जाएगा। रेल यात्रियों से पुनः अनुरोध रहेगा कि कृपया रेल वन ऐप का उपयोग करें और इस छूट का लाभ उठाएं। गुलमर्ग असम्बली हलके के मालवा गांव में लोग इंतजामिया और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से बुनियादी सहूलियात मुहैया कराने की मांग कर रहे हैं। गांव के लोगों ने जी जम्मू कश्मीर लद्दाख से बताया कि हमारी सड़कें बहुत ख़राब हालत में हैं और सड़कें कनेक्टिविटी सही नहीं। इलेक्ट्रिक पोलों की कमी के सबब बिजली की लाइनें पेड़ों से जुड़ी है। गाँव में पानी की पाइपलाइन भी नहीं है। मुकामी लोगों के मुताबिक 10 साल पहले PHE महकमे ने DPR तैयार किया था, लेकिन तब से लेकर के अब तक ये मनसूबा पूरा नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख में आपका मेज़बान गवर मलिक। आज हम आए हैं गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी के मालवा गांव में। तो यहाँ के लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो इनके क्या मसाइल है, क्या मुश्किलात है, हालांकि जानने की कोशिश करेंगे हम क्या क्या मसाइल है इनके, और किसी ने इनकी बात आज तक नहीं सुनी है। अपना नाम बताइए और कहाँ रहते हैं आप? जनाब, मेरा नाम है अब्दुल्ला भट्ट। अर्ज यूँ है कि पिछले लगभग 40 सालों से हमें कोई तवज्जो नहीं देता है, क्योंकि हमारे यहाँ न सड़कें हैं, न पीने का पानी का कोई अच्छा इंतज़ाम है। सड़कों की हालत तो आपने देखी है। दालवा से जो उबूरा तक रोड आता है, ये रोड खस्ता हाल है। हमने कई बार PMGYS इनको भी हम गए हैं चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बारामूला, इनको भी बताया हमने, मगर खाली बात तो ये करते हैं मगर अमल में कोई काम नहीं लेते हैं। आप खुद देखिए कि हमारी हालत क्या है। जब यहाँ कोई बीमार पड़ता है, हेल्थ के सेक्टर आप देखें, हमें चारपाइयों पर या कंधों पर उठाना पड़ता है बीमार को। हर दो उबोरा बर्फबारी में या बारिशों में हर दो उबोरा या मागाम या श्रीनगर जाना पड़ता है। रशीद सोफी में मालवा का रहने वाला हूँ। कॉन्स्टिट्यूंसी गुलमर्ग से हमारा गांव का वाबस्ता है। तो अपने गांव के बारे में जो मुश्किलात है, हमें सबसे बड़ा मुश्किलात है रोड रोड कनेक्टिविटी के बारे में, जो दालवा से मालवा से उबूरा तक जाता है तो बर्फबारी में बंद ही होता है। बहुत सारी मुश्किलात है। क्या कहूँगा, हम इस सदी में भी आज तरक्की का दौर है, हम रोडों से महरूम है। बड़े अफसोस की बात है। पानी है आपको यहाँ? बात बिजली आती है, कम आती है, बिल्कुल कम आती है। लेकिन ये जो गाँव है हमारा मालवा, यहाँ की जो मशहत है हम सोच नहीं करते। इसमें हम 1 महीने में हैंडीक्राफ्ट से वाबस्ता है। हम 1 महीने में एक आदमी 3000 रुपए कमाते हैं। बिजली बिल आते हैं 2000 रुपया। तो मैं अपने MLA साहब से, अपने वजीर आला साहब से भीख मांगता हूँ कि इस गाँव की तरफ तवज्जो दे और उससे शेड्यूल कास्ट के जुमरे में इस गाँव को लिया जाए, ताकि हम आपकी जो बिजली फीस है अदा नहीं कर सकते हैं। 1-1 लाख 1.5 लाख रुपया फीस बकाया बिल्कुल हमको भी है। देखिए सर, हम अपने मामूली सी इंजेक्शन के लिए
हमें तरसना पड़ता है। वो आते हैं 1-2 मैडम आते हैं, मगर इतनी फैसिलिटी नहीं है हमें जिसमें बिल्कुल नहीं। बराबर में बहुत मुश्किल होते हैं। 4 पाई लेकर हमें उठाना पड़ता है अपने पेशेंट को, चाहे डिलीवरी हो कोई भी हो, वो भी बहुत बड़ी मुश्किल है। इसके बाद आते हैं एक और इशू जो हमारे पानी के है। हम बार पिछले बार भी हम मीडिया पे खड़े हुए, कोशकर से हमें नई लाइन सैंक्शन हुई, मरकजी सरकार ने हमें दी। एक प्रोजेक्ट बना है आज से 10 साल पहले, तो इसमें हमें डायरेक्ट कोशकर से जो नया टंकी बन रहा 3 इंची पाइप वगैरह सैंक्शन हुआ है। तो सरकार ने जो डिपार्टमेंट है इसने अपने उस DPR के मुताबिक काम नहीं किया। वो पेंडिंग है। 5 करोड़ इस 18 लाख रुपए वो प्रोजेक्ट बना है, पेंडिंग है। पानी की प्रॉब्लम बहुत है। रात के 1:30 बजे हमारे माँ बहन उठते हैं, 5-5 मिनट 10-10 मिनट के हिसाब से पानी लेते। ये बहुत बड़ा मुश्किल आता है हमारे लिए। तो नाजरीन, मालवा गांव के लोगों से हमने बात की, इनके मुश्किलात हमने से, तो इनका यही कहना है कि जितनी भी सरकार आई किसी ने हमारी तरफ तवज्जो नहीं दिया। यहाँ के रोड जो है काफ़ी खस्ता है, बर्फबारी में काफ़ी यहाँ पर मुश्किलात होती है। अगर पेशेंट निकलता है तो उसको चारपाई में ले जाना पड़ता है, और पानी के हवाले से काफ़ी दिक्कत है। यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट बना था मगर फिर भी उसको अच्छी तरीके से यूज़ नहीं किया गया। लगातार जो पानी की कमी है उससे हमारी जो मस्तूरात है, माँ बहन है, उनको काफ़ी दिक्कत होती है। और जो पावर सिस्टम है वो भी पावर कम आता है, और बिजली के हवाले से इनको बिजली कम आती है और बिजली फीस ज़्यादा है। और इनकी ये डिमांड है कि यहाँ के LG सरकार से और यहाँ के उमर अब्दुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है कि हमारे इन गाँव की तरफ तवज्जो दी जाए, यहाँ के जो मसले हैं इनको हल किया जाए, और ताकि यहाँ के लोग भी राहत की सांस ले सके। आप बने रहे जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ, मैं आपका मेज़बान गौहर मलिक। जदीबल के MLA तनवीर सादिक ने जोधीबल असम्बली हल्के के पोखरीबल बादामवारी में पहले और सिर्फ 2 MGD एडवांस एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर चैम्बर का इफ्तिताह किया है, और ये जदीद तरीन वाटर फिल्ट्रेशन सर्विस में बदबूदार पीने के पानी की शिकायतों को दूर होगी। तनवीर सादिक ने कहा है कि प्रोजेक्ट मुकामी रिजर्वायर्स के साथ साथ शहर के बड़े हिस्से को भी फायदा देगा। शहर खास के लोगों के लिए आज जो हमने चीफ साहब के साथ और SC साहब के साथ इनॉग्रेट किया, ये 2 मिलियन गैलन का जो एक्टिवेटेड कार्बन चैम्बर है उसको आज इनॉग्रेट किया। इससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो लोगों की आम तौर पे एक शिकायत रहती थी कि जो पानी का जो कलर और उसकी जो स्मेल है उसमें आता था, तो उसको ये जो एक्टिवेटेड कार्बन चैम्बर है उसको क्लियर कर देगा। एक अच्छा प्रोसेस है, निगीन से पानी आता है, क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में एक गलत फहमी है, और मुझे लगता है आज मुझे भी एक कुछ गलत फहमी थी जो मुझे क्लियर हो गई। मुझे लगता है बहुत लोगों को इस चीज पे भरोसा और इस डिपार्टमेंट पे भरोसा करना चाहिए। और मैं इनसे वही पूछ रहा था कि आप जो भी रिजल्ट आता है पानी का वो ऑनलाइन आता है, तो अगर लोगों को कहीं कुछ खदशात है वो ऑनलाइन जाके देख सकते हैं कि जो आज मैं पानी पी रहा हूँ या पी रही हूँ उस पानी का जो रिजल्ट है उसके क्या है वो देख सकते हैं। उधर कुलगाम जिले के DH-पुरा विधानसभा इलाके में DK मार्ग में आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP की ब्लॉक कमेटी की बैठक हुई थी, और ये बैठक पार्टी के सीनियर लीडर गुलजार अहमद डार की निगरानी में खत्म हुई। बैठक के दौरान पार्टी को जमीनी सतह पर मजबूत करने, अवाम को दरपेश अहम मसाइल की तफसीली गुफ्तगू की गई। इस मौके पर तंजीम मजबूती, अवामी राब्ता और लोगों की परेशानियों को मुनासिब प्लेटफॉर्म उजागर करने के ऊपर खासतौर पर तवज्जो दी गई। और उधमपुर के सूद महादेव इलाके में एक 47 राइफल की मैगजीन बरामद हुई, जिसमें 7 जिंदा कारतूस बरामद हुए। ज़राए के मुताबिक ये मैगजीन सड़क किनारे एक मुकामी शख्स के घर से मिली है। बरामदगी के बाद इलाके में अलर्ट बढ़ा दिया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और मुकामी लोगों से पूछताछ चल रही है। मिशन युवा के तहत आज डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर के जरिए वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप मेले का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ सफल ग्रुप की ख्वातीन के जरिए अपने अपने स्टॉल्स लगाए गए। इनमें मुआयना ADDC विनोद कुमार आनंद के जरिए किया गया। उन्होंने साफियों से बातचीत की, कहा कि नौजवानों को खुद रोजगार की तरफ आना होगा। जैसे हमने कल 2 इंटरव्यूज़ किए डिटेल में, जिसमें लोन केसेस थे। एक तो हमारा मिशन युवा के अंदर इंटरव्यूज़ थे, और दूसरा था हमारा खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ में। तो ऑलमोस्ट हमने कोई 450-500 के लगभग केसेस हमने अप्रूवल दिए लोन के लिए केसेस, ताकि बच्चे जो युवा है वो अपनी यूनिट एस्टेब्लिश कर जाएं। बट अभी भी यहाँ पे ये अवेयरनेस की ज़रूरत है कि बच्चे अभी तक 2 ही यूनिट की तरफ जा रहे हैं। या किराना स्टोर खोलते हैं, या गारमेंट स्टोर खोलते हैं, या डेयरी खोलते हैं।
ये 3-4 सेक्टर को छोड़ के उनको बाकी सेक्टर की इतनी नॉलेज नहीं है। यहाँ पे अभी जो स्टॉल्स लगे हैं, ज़बरदस्त स्टॉल्स हैं। आप एग्रीकल्चर देख लो, हनी की क्वालिटी देख लो, वैरायटी देख लो, मशरूम की वैरायटी देख लो, हैंडीक्राफ्ट्स का देख लो। वो बच्ची है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई है, इतनी ज़बरदस्त एम्ब्रॉयडरी कर रही है, वो साइड पे है, कमाल के प्रोडक्ट्स बनाए हैं, उसने ऑनलाइन बेच रही है, क्योंकि जो ज़माना है ना वो बदल गया। पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के सदर और साबिक वज़ीर हक़ मोहम्मद यासीन ने जम्मू कश्मीर में मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी की सख्त मसम्मत की। उन्होंने कहा कि यह पॉलिसी मेधावी तलबा और नौकरी चाहने वाले नौजवानों के मुस्तकबिल को बुरी तरीके से मुतासिर कर रहा है। यासीन ने वाज़ेह किया है कि उनका हमेशा से नौजवानों की हिमायत में रुख रहा है और उनके मुस्तकबिल की सिक्योरिटी उनकी तरजीह है। सिविल सप्लाई कंज्यूमर अफेयर्स के असिस्टेंट डायरेक्टर ने अनंतनाग जिले में काजीगुंड इलाके में मेन मार्केट का मुआयना किया, जिसका मकसद डिपार्टमेंट स्टैंडर्ड्स के अमल को यकीनी बनाना था। अगर इसको साफ लफ्जों में बोलूं तो खाने पीने की जो चीज़ें यहाँ पे मिल रही है, क्या वो सारी की सारी चीज़ें खाने पीने के स्टैंडर्ड के लायक हैं या नहीं हैं, और या फिर वो उसी तरीके से रोटन मीट जो पहले बेचा जा रहा था अब बेचा जा रहा है। कंप्लेंट्स आई थी कि जो भी बिजनेस और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो डोमेस्टिक सिलेंडर्स का यूज़ कर रहे हैं, उससे हमारी डोमेस्टिक एलपीजी सप्लाई पर बहुत असर पड़ता है। तो और दूसरी चीज़ें हमें कि जहाँ पर जो भी मिठाई की दुकानें हैं, बाकी शॉप्स है, मीट सेलर्स है, यहाँ ये चिकन सेलर्स है, इनका भी थोड़ा बहुत आया था कि लेबल के बगैर बेच रहे हैं चीज़ें। तो इसीलिए हमने थोड़ा मार्केट चेकिंग की, जिसमें हमने पाया भी है कि बहुत सारे एस्टेब्लिशमेंट्स ऐसे हैं जो डोमेस्टिक सिलेंडर्स का यूज़ कर रहे हैं, और हमने मौके पर ही 6 ऐसे सिलेंडर्स को ज़ब्त भी किया है, सीज़ किया है। तो हमारी यही दुकानदारों से यही गुजारिश रहेगी कि लोगों को मुनासिब रेट पे चीज़ें मिले, साफ़ चीज़ें मिले, और हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनसे भी यही गुजारिश है कि जब भी आप किसी दुकान पर जाए वहाँ पर चेक करें, लेबल चेक करें जो चीज़ आपको लेना हो, और कम से कम दुकानदार से बिल तलब करें। नए साल को लेकर के बड़ी तादाद में अकीदतमंद माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, और इसी को लेकर के श्री माता वैष्णो देवी भवन में अकीदतमंदों की भीड़ भी है। यहां पहुंचने वाले अकीदतमंदों के लिए स्पीच नगर कटरा में अलग अलग जगहों पर भंडारे लगाए गए हैं, जिसमें बड़ी तादाद में भक्त शामिल हो रहे हैं। कटरा के अंकुश शास्त्री ने कहा कि माता रानी के दर्शन के लिए साल में लोग जरूर आए। और सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर में 13 बटालियन बीएसएफ की तरफ से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत पंचायत लेवल वॉलीबॉल टूर्नामेंट मैच कराया गया। आज बीपीओ मल्लूचक 13 बटालियन बीएसएफ में रंगूर पंचायत और केसो पंचायत के बीच में मुकाबले हुए थे। फाइनल मैच खेला गया। मैच में प्रिया रंजन दीपर अफसरान समेत 10 एसओ और 40 ओआर मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान पंचायत एसओ के साबिक सरपंच और तमाम बड़े हजरात यहाँ पे मौजूद रहे और हौसला अफजाई की। जो बीएसएफ द्वारा मल्लू पोस्ट में हमारी इंटर पंचायतों का वॉलीबॉल टूर्नामेंट करवाई गई है। हम बहुत ही खुश हैं इस वॉलीबॉल टूर्नामेंट से। ये जो बच्चे हमारे नशे की ओर जा रहे हैं, उनको एक ब्रेक लगाने के लिए ऐसी जो टूर्नामेंट होती रहनी चाहिए। बीएसएफ का जो ये प्रोग्राम चल रहा है, जो ये बॉर्डर का तो पहरी है ही है, इनकी वजह से ही ये लोग सब हम सो पाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ में ये खेल कूद वाले ये दूसरे इवेंट जो करवाते हैं बहुत सारे पहले भी होते रहते हैं। अभी ये इंटर पंचायत इन्होंने बच्चों के लिए ये जो मैच करवाए हैं वॉलीबॉल का मैच, बात जहाँ पे विनर की नहीं है, बात है कि बच्चों को खेलने की है। सभी बच्चे बराबर हैं, एक जैसे खेले हैं, और बीएसएफ के इतने हम आभारी हैं कि जिन्होंने हमारे बच्चों को ये सिखाया। बाहर निकले हैं बच्चे और इन्होंने इवेंट करवाया है, गेम करवाई है, बच्चों को जोश आया है। इसके तहत और भी मैं समझता हूँ कि आगे भी ऐसे इवेंट होते रहने चाहिए, गेम होती रहनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स कुपवाड़ा जोन हंदवाड़ा की जानिब से आज यूएमसी कुलगाम में हॉकी प्लेयर्स हनान शाबिर को फेलिसिटेट करने के लिए एक प्रोग्राम किया गया, और इस प्रोग्राम में खेल में उनकी पहली कामयाबी का जश्न मनाया गया। तकरीब में हॉकी के कई सारे खिलाड़ी यहाँ मौजूद रहे। उनकी मेहनत, डिसिप्लिन और लगन को सराहा। डीवाईएसएसओ और डिप्टी चीफ एजुकेशन ऑफिसर प्रोग्राम में शामिल हुए। First time it is Hanan Nazir from GMS Government Middle School Kulangam who has represented national in hockey, जिसने नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया है। बहुत छोटा नन्हा सा बच्चा है जो अभी 7th क्लास में पढ़ता है। तो ये बड़ी ही प्रिविलेज की बात है
है हमारे लिए। और मैं कहता हूं कि हर एक बच्चे को, हम टीचर्स जो हैं, हमारे लिए भी इंस्पिरेशन की बात है, होल डिस्ट्रिक्ट के लिए इंस्पिरेशन की बात है, हमारे स्टेट के लिए इंस्पिरेशन की बात है। पहले मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ, इसके बाद जो इसका जो टीचर्स है उन्होंने उसको बहुत तरीके से सिखाया और इंशाल्लाह रहमान उनकी मेहनत आज रंग लाई है, ये यहाँ तक पहुँचा है। आज उन्होंने डिस्ट्रिक्ट सर्विस सपोर्ट्स ने उसको यूथ बहुत उसमें मेहनत की, उसने समझाया, सिखाया, अच्छी तरीके से सिखाया और पेरेंटों के साथ भी मशवरा भी किया। हमारे साथ भी मशवरा किया था, ये बच्चा इंशाल्लाह जाएगा, आप इसको थोड़ा सा छोड़िए, हम ले जाएंगे इसको बाहर, इसको खिलाएंगे। हमने इसको बिल्कुल कोऑपरेट किया है, मगर पहले अल्लाह का शुक्र है, उसके बाद जो टीचर हजरत है और डिपार्टमेंट का है उनका हम बहुत ताल दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इंडियन आर्मी, HPCL और NIE दो मिलकर के जम्मू कश्मीर नौजवानों के लिए मुफ्त कोचिंग प्रोग्राम चला रहे हैं और ये पहले स्टूडेंट को नेशनल लेवल की कॉम्पिटिशन्स जैसे IIT, JEE और नीट जैसे पेशेवर एग्जाम के लिए 12 महीने की मुफ्त कोचिंग देती है। ये प्रोग्राम स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि माली वजूहात की बिना पे कोचिंग नहीं कर पाते, ये उनको फ़ायदा देगा। अभी मैं वाइट नाइट सेंटर राजौरी में नीट की प्रेप कर रहा हूँ। मैं आर्मी HPCL नीडो का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने एक बच्चों के लिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग मिल रही है। 24/7 टीचर्स अवेलेबल है, हमारे लिए डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम अपनी ड्रीम्स को अचीव कर पा रहे हैं। आज के टाइम में अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में जाएँ या आकाश, एलन वगैरह आप देखें तो वहाँ पर मोर देन 1 लाख कॉस्ट है किसी सिर्फ इंस्टीट्यूट की फ़ीस की, बट कि यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, इवन आपको यहाँ पे मैथ्स की भी जो मतलब मैथ्स का सपोर्ट है वो भी प्रोवाइड किया जा रहा है। एजुकेशन में आपको लैब प्रोवाइड की जा रही है, इवन आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको रहने के लिए हॉस्टल तक प्रोवाइड किया जा रहे हैं, जो कि इस टाइम में फ्री ऑफ कॉस्ट करना इम्पॉसिबल होता है एक किस्म का। डिफरेंट NGOs भी वर्क करती है, बट जो नेडो ने इस टाइम हमारे लिए वर्क किया, हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया कि हम ये चीज़ अचीव करें, मैं उसका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और इस वक्त मैं वाइट नाइट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस राजौरी में मौजूद हूँ। मैं इंडियन आर्मी, HPCL और नीडो की शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमें ये मौका दिया है कि यहाँ हम फ्री कोचिंग ले सकते हैं। नीट एस्पायरेंट्स, JEE एस्पायरेंट्स, जो भी बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो हर कोचिंग के लिए या हर इंस्टीट्यूट्स में जाने के लिए फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पे आएँ और यहाँ पे अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करें और अपने ड्रीम्स को अचीव करें। हमारे टीचर्स 24/7 अवेलेबल होते हैं, हमें कोई भी डाउट हो वो हमेशा हमें क्लियर करते हैं, कभी हमें उन्हें किसी चीज़ से मना नहीं किया। उल्टा हमारी जो मैनेजमेंट है, जो हमारा स्टाफ है, वो भी हमारी इतने मतलब हर एक फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है, हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो और वो हमेशा हमें प्रोवाइड करते हैं। राजौरी में ये हमारा सेंटर है। हमारे एज एन NGO हम बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में काम करते हैं, तो नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास बहुत सारे सेंटर्स हैं। तो नीडो आर्मी के साथ मिल करके और जो भी कॉर्पोरेट पार्टनर्स हैं उनके साथ, जो बच्चे जिनको अच्छी एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं मिल पाती है इस टाइप के कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में, उसके लिए हम सेंटर स्टार्ट करते हैं एंड बच्चों को ट्रेन करते हैं। अब ऐसा है कि जो टैलेंट है इन सारे एरियाज़ में, नॉर्थ ईस्ट में ले लीजिए या नॉर्थ में ले लीजिए, जो भी कॉन्फ्लिक्ट जोन्स है वहाँ पे जो बच्चे हैं, उन बच्चों के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है। जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, जिस तरह से हमने काम किया इन क्षेत्रों में, तो टैलेंट बहुत ज़्यादा है और टीचर्स हम उस टाइप के प्रोवाइड कराते हैं, क्वालिफाइड टीचर्स हम प्रोवाइड कराते हैं और उनकी टेस्टिंग बड़ी हम रिजिड रखते हैं कि उनका इवैल्यूएशन होता रहता है। हर 15 दिनों पे एक मॉड्यूल टेस्ट होता है, उसके बाद फिर हम रिवीजन में पार्ट टेस्ट कराते हैं और फुल टेस्ट कराते हैं, जिसको टेस्ट सीरीज़ बेसिकली बोलते हैं। तो ये सारी जो इनका टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन भी हम बच्चों का करते हैं, उनको लगातार फीडबैक देते रहते हैं एंड उसके थ्रू हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे हमारे जो है वो नीट और JEE एग्ज़ाम्स क्लियर कर जाते हैं। Thank you for coming here. My name is Wahid Farooq and I'm serving as a regional head North for NIDO, and right now we are at the campus of White Knight Core Center of Excellence and Wellness. This project is a tripartite project between Indian Army, Hindustan Petroleum Corporation Limited and the NIDO. So under this project we provide 1 year full residential coaching, mentoring for the underprivileged kids who has that much of talent, but lack of finance makes these things very difficult for them to pursue. कुपवाड़ा जिला और खेलो इंडिया वुशु सेंटर हंदवाड़ा के लिए एक और फख्र का लम्हा। दरअसल सेंटर में माहिरीन ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वो एक सच्चे चैंपियन है। उन्होंने फेडरेशन कप नेशनल चैंपियनशिप में एक और गोल्ड मेडल जीत करके ये कामयाबी हासिल की। सभी के लिए सचमुच शानदार और खुशियों भरा लम्हा रहा। और वादी कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग ने जी जम्मू कश्मीर लद्दाख से खास बातचीत में कहा कि वादी में बर्फबारी को ध्यान में रखते हुए सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई है और मुतल्लिका महकमा अलर्ट पर है।
महकमे मौसमियात के पेशगोई के मुताबिक वादी में भारी बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में और यहाँ गुलमर्ग के साथ साथ सोनमर्ग में भी भारी बर्फबारी होगी और पर्यटक लगातार वादी कश्मीर की तरफ आ रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं, इस सब पे मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है डिविजनल कमिश्नर कश्मीर। इनसे तफसीलन जानने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, क्या तैयारियाँ हैं? सर, बर्फबारी होने वाली है, नया साल अब आने वाला है, क्या कुछ तैयारियाँ आपकी तरफ से? देखिए, ऐसा है कि विंटर प्रिपेयर्डनेस की बड़ी एलैबोरेट तैयारियां हम डिवीजन में करते हैं। सबसे पहले तो डिवीजन लेवल पे एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है जिसको ऑपरेशनल बनाया गया है और 20 नवंबर से वो 24/7 काम कर रहा है। बहुत सारी हेल्पलाइन कॉल्स, बहुत सारे कॉल्स हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आती हैं जिनको तुरंत रिस्पॉन्ड किया जाता है और कंसर्न डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड किया जाता है। इसके अलावा डीसी साहिबान ने भी अपने अपने ज़िलों में डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम की जो एस्टैब्लिश किए हैं और नंबर्स को वाइडली पब्लिसाइज़ किया गया है। जो हमारे रिमोट हार्ड टू रीच एरियाज़ हैं, हमारे कुपवाड़ा बांडीपुरा के सेगमेंट्स हैं, गांदरबल के अपर रीचेज़ हैं, वहाँ पर जैसा हम उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छी स्नोफॉल के आसार आज शाम से जो कंटिन्यूसली अगले 1-2 दिनों तक जो उम्मीद करते हैं हम, उसके लिहाज से जो स्नो क्लियरेंस मशीनरी है उसको एक्टिवेट किया गया है, प्री पोजीशन किया गया है। सभी एग्जीक्यूटिव एजेंसीज, चाहे वो बीकन है, एमईडी है, पीडब्ल्यूडी है, पीएमजीएसवाई है, एनएचएआई, उन सभी ने एक कंसोलिडेटेड प्लान डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तैयार किया गया है और जैसे ही स्नो क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ती है तो हमारी मशीन्स को एक्टिवेट किया जाएगा। श्रीनगर के लिहाज से भी श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और डी साहब की टीम ने एक रोबस्ट तरीका तैयार किया है ताकि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत इस प्रेसिपिटेशन के हवाले से ना हो। उसके अलावा पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जानिब से जो है ट्रांसफार्मर्स का बफर स्टॉक सभी डिस्ट्रिक्ट्स में रखा गया है, डिवीजन लेवल पर भी मेंटेन्ड है। इसी प्रकार से ट्रांसफार्मर ऑयल का भी स्टॉक रखा गया है ताकि पावर डिसरप्शंस अगर कोई होती हैं तो उनको भी तुरंत रेक्टिफाई किया जा सके और पावर की अवेलेबिलिटी लोगों को हम अश्योर करें। फूड एंड सिविल सप्लाईज़ की जानिब से हमारे सारे जो स्टॉक्स हैं उनकी डंपिंग जो है एडवांस में कंप्लीट की गई है, खास करके पहले बॉर्डर एरियाज़ में। और उसके अलावा जो हमारे 893 स्नो बाउंड स्टेशन हैं वहाँ पर भी अगले 4 महीने के लिए राशन और एलपीजी के स्टॉक्स सब जगह पे अवेलेबल हैं। और हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी रूटीन एडवाइजरीज भी लोगों के लिए जारी की गई हैं और हीटिंग अरेंजमेंट्स को भी ऑपरेशनल किया गया है। और ख़ास ध्यान हमारी वल्नरेबल पॉपुलेशन और प्रेग्नेंट लेडीज़ का रखा जा रहा है ताकि लोगों को किसी प्रकार की मुश्किलात इस वक्त पर ना हो। बहरहाल हमारी उम्मीद मैं कहूँगा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्नोफॉल है हमें देखने को मिले, क्योंकि हम देख रहे हैं जैसे स्नो का सीज़न का आगाज़ हुआ है तो गुलमर्ग में और हमारे सोनमर्ग में और तमाम टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे हम टूरिस्ट का जो है इन्फ्लक्स देख रहे हैं, तादाद उनकी बढ़ रही है। तो मैं समझता हूँ हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी के रिवाइवल के लिए एक बहुत अच्छी खबर है और मैं आपकी तरफ से हमारे सभी वादी के लोगों को भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और उम्मीद करेंगे कि जो ये नया साल है हमारे लिए इसी तरीके का जो टूरिस्ट फुटफॉल और आगे लेकर आए। सर, कई सारे अजला में जो है अभी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उन्होंने जो है VPNs को बैन किया है, क्या खदशात आपको लग रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि VPNs एक कई जगह पे हम देख रहे थे कि एक सिक्योरिटी थ्रेट हमारे लिए बनते जा रहे थे और अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट्स जो है हमारे कंटिन्यूस सिक्योरिटी रिव्यूज़ हमारे डीसी साहिबान करते हैं हमारे पुलिस काउंटर पार्ट्स को कंसल्ट करते हुए। तो जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसा महसूस हुआ कि इनको बैन करने की ज़रूरत है और जो हमारा CRPCA या भारत न्याय संहिता है वो पावर्स देती है डीसीज़ को कि वो 2 महीने के लिए ऐसे प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स इशू कर सकते हैं, तो उसी जो पावर्स को इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए डीसीज़ ने इनको बैन किया है। मकसद जैसा मैंने पहले कहा वो यही है कि सिक्योरिटी के लिहाज को देखते हुए कुछ भी एंटी सोशल एलिमेंट्स, इनिमिकल एलिमेंट्स अगर कुछ ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं और हमारे लिए कुछ सेफ्टी हैजार्ड पोज करते हैं, सिक्योरिटी थ्रेट पोज करते हैं, तो उनको कर्ब करने के लिए इन ऑर्डर्स को इशू किया गया है। सर, नया साल मनाने के लिए वादी कश्मीर कहीं सारे अभी मेहमान आए हुए हैं और कई सारे चेक पोस्ट्स हमने देख फ्रिस्किंग अब लगातार इस नए साल पे की जा रही, तो क्या खदशात लग रहे हैं सर इसमें? देखिए, ऐसा है, ये रूटीन सिक्योरिटी प्रोसीजर्स रहते हैं और सेफ्टी भी उतनी ही ज़रूरी है जितना कि टूरिस्ट को वेलकम करने की हमारी कोशिश रहती है। पर कहीं भी जो हमारे सेफ्टी मेजर्स या सिक्योरिटी मेजर्स लोगों के लिए परेशानी का कारण ना मिले उसके लिए ख़ास ख्याल रखा जाता है। हाउएवर लोगों को थोड़ा सा आगाह करने की भी ज़रूरत रहती है और जैसे एंटी स्किड चेंज की अगर मैं बात करूं तो कि हमें गुलमर्ग अगर जाते हैं और अगर बर्फ़ है रास्ते में तो हमारी कोशिश रहती है कि थोड़ा सा टूरिस्ट को उसके बारे में एडवाइस भी किया जाए कि अपनी सेफ्टी का, अपनी व्हीकल्स की सेफ्टी का ख़ास ख्याल रखें। अगर हम जोजिला की बात करें तो वहाँ पर भी एक SOP हमने इशू किया है लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करके, बिकॉज बहुत सारे टूरिस्ट इस रोड रूट को भी इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, तो वहाँ के लिए भी ऐसे SOPs हम इशू करते हैं। तो ओवरऑल बहुत तरीके के मेजर्स जो हैं मैं समझता हूँ इकट्ठे इन्फोर्स हमें करने की ज़रूरत रहती है और सेफ्टी का भी जिसमें ध्यान रहे और लोगों की इनकन्वीनियंस भी लोगों को ना हो। और यही मैं आपकी जानिब से भी अपील करना चाहूँगा सभी आने वाले टूरिस्ट से कि कश्मीर हमेशा से सभी टूरिस्ट का वेलकम करता है और हर सीज़न में वेलकम करता है, और लेकिन मैं
मैं ये रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा कि हमारी जो ट्रैवल एडवाइजरीज़ हैं, हमारी सेफ्टी एडवाइजरीज़ हैं, उनको ज़रूर हम फॉलो करें ताकि जितने भी लोग आएँ तो बर्फ़बारी का, टूरिस्ट सीज़न का भरपूर लुत्फ़ लें। सर आखिरी सवाल मेरा है, जब भी सर यहाँ पे बर्फ़बारी होती है तो एयर ट्रैफिक में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती है, इफेक्टेड रहती है, लेकिन जम्मू श्रीनगर शहरा भी बंद रहता है, तो एयर फेयर में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होते जा रहा है। सर इस बारे में आपने कहीं बात की है? देखिए ऐसा है कि एयर फेयर रेगुलेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रेगुलेटरीज एडवाइजरीज निकलती हैं, आपने हाल ही में भी देखा होगा जब ऐसा कुछ एविएशन सेक्टर में क्राइसिस आया दिसंबर के पहले हफ्ते में, तो एक कैप सीलिंग सिविलेशन मिनिस्ट्री की तरफ से निकली थी जिसके अंदर एक कैप लगाई थी एयर फेयर्स पे। तो मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों के बारे में कंटिन्यूसली जेके गवर्नमेंट की सिविलेशन डिपार्टमेंट की ओर से भी और ख़ास करके यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से खास नज़र रहती है, और हमारी तरफ से भी जब कोई ऐसी चीज़ हमारे सामने पेश आती है तो हम तुरंत उसको गवर्नमेंट की तरफ फ्लैग करते हैं ताकि उनकी तरफ से जो भी अप्रोप्रिएट स्टेप्स है वो लिए जाएं। एज ऑफ नाउ हमारे पास जो इमीडिएट कंसर्न वो रहता है कि जितने भी हमारे इनकमिंग टूरिस्ट हैं या जो टूरिस्ट यहाँ से जा रहे हैं एयरपोर्ट को इस्तेमाल करते हुए, एयरपोर्ट पे सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो बेहतर से बेहतरीन हो, चाहे वो हमें सेफ्टी की बात करें, टॉयलेट्स, वॉशरूम कॉम्प्लेक्सेस की बात करें, वेटिंग एरियाज़, लाउंजेस की बात करें, वहाँ पर लोगों को किसी प्रकार की इनकन्वीनियंस ना हो, उसके ऊपर हमारा जो है खास फोकस रहता है। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये हमारे साथ मौजूद थे डीवकॉम कश्मीर, तफसीलन जानने की कोशिश की है। विंटर्स अब आ रहे हैं और विंटर्स में बर्फ़बारी भी अब कहीं जगहों पे हो रही है और उम्मीद की जा रही है कि बर्फ़बारी जो पहाड़ी इलाके वहाँ पे होगी और लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन ने तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल की है। कैमरामैन फिरदौस नजार के साथ मैं आकिब डार, जी मीडिया, श्रीनगर। कड़ाके की ठंड और जमी हुई झीलों पर खेले जाने वाले इस खेल को फरोग देने की हिंदुस्तानी फौज का अहम रोल रहा है। खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, लद्दाख के इस साल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का आर्टिफिशियल आइस हॉकी रिंक मिल गया है और इसमें चिलिंग पॉइंट भी होंगे जिसकी वजह से इन खिलाड़ियों को पूरे साल मशक किया जाएगा। यानी साफ तौर पे लद्दाख के आइस हॉकी के अंदर एक क्रांति है जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल का आइस रिंग बनाया गया है और अब साल भर इसमें आइस हॉकी के ताल्लुक से जितने भी खेल होते हैं, खासतौर पे जो बर्फ पे खेले जाते हैं, वो खेले जाएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट गेम है और जाना माना गेम है और बहुत सारे जो यूथ जो है इस आइस हॉकी गेम को खेलते हैं। इस वक्त हम आए हैं एनडीएस आइस हॉकी रिंग पे, जो अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं एनडीएस आइस हॉकी रिंग। और ये जो आने वाले सीजन में जो आइस हॉकी रिंग है वो ऑल ऑफ द सीजन जो चलेगा, यानी जो गर्मियों में जो है हमारे जो प्लेयर जो है आइस हॉकी के जो गर्मियों में भी खेल सकेंगे। पहले क्या होता था, सिर्फ सर्दी के जो वक्त है आइस हॉकी प्लेयर जो खेलते थे और उसके बाद अगर गर्मियों में प्लेयर खेलना चाहे तो बाहर जाते थे जो आर्टिफिशियल रिंग में खेलने के लिए। तो इसी विषय में अभी हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं लद्दाख विंटर स्पोर्टिंग क्लब के मेंबर टुंडुप सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या कहेंगे इस नए आइस हॉकी रिंग के बारे में सर? ये हमारे लद्दाखी जितने भी आइस हॉकी लवर्स हैं, जितने भी आइस हॉकी प्लेयर्स हैं, उनके लिए शायद सपने के तरह है जो अब वर्ल्ड स्टैंडर्ड का जो आर्टिफिशियल रिंग बन चुके तैयार है। तो बस कुछ ही हफ्ते के बाद ये सारा जो जितने भी हमारे टूर्नामेंट होना है, जो कैंप्स होना, वो सारा अभी आने वाले एक हफ्ते से स्टार्ट होके ये रिंग मेरे ख्याल से आप उसके बाद फिर ऑल वेदर पूरा 12 महीने का ये रिंग ओपन होगा। जिस तरह से बहुत सारे प्लेयर जो हमारे होते हैं सर, जो खासकर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो जो प्रोफेशनल प्लेयर जो होते हैं, जो हम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, गर्मियों के टाइम जो है वो बाहर आर्टिफिशियल रिंग पे खेलने जाते हैं। तो आने वाले दिनों में किस तरह की जो प्लस पॉइंट रहेगी उनके लिए स्पेशल? अब स्पेशली जो हमारे जो नेशनल को रिप्रेजेंट करते हैं, जो बाहर इंटरनेशनल खेलने जाते हैं, उनके लिए तो बड़ा ये मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में बड़ा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि अब पहले हम 2 महीना ही खेलता था। जो प्लेयरों का हमेशा रहा है कि हमें 2 महीना खेलने के बाद अब वहाँ बाहर जाता है इंटरनेशनल, उसमें हम रिज़ल्ट अच्छा नहीं दे पाते हैं। तो अब इस साल से जो अभी से मेरे ख्याल से ये रिंग जो है ना, जो हमने हमारा जो नेशनल रिप्रेजेंट करता है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि ये जो रिंग है
ऑल वेदर रिंग बन के तैयार है, तो सबके लिए फ़ायदा होगा। जो आइस हॉकी जैसे बिगिनर जो सीखने वाला है उनके लिए भी फ़ायदा होगा, जो अभी हमारे इंडिया को जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो इंडिया लेवल के जितने भी प्लेयर हैं उनके लिए भी बड़ा फ़ायदेमंद होगा। आइस हॉकी लवर्स स्पेशली जो अपकमिंग जो ग्रूम हो रहे हैं आने वाले जो आइस हॉकी लवर्स, उनके लिए ये कितना बड़ा स्टेप है, कितना बड़ा मौका है? हम तभी तो हम ये सोच रहे हैं कि जो शुरू है वो अंडर 18 या अंडर 16 से हम इसको स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हम अभी का नहीं देख रहा है, आने जैसे कि 2042 का ओलंपिक का हम वो सोच रहा है। तो धीरे धीरे जो बच्चे जो प्रोफेशनली जो आइस हॉकी में जाना है, क्योंकि हम पहले सीजनल खेलता था, सर्दी में आइस हॉकी खेलता था, गर्मी में फुटबॉल खेलता था, ऐसा ना हो। जो आइस हॉकी में जाना चाहते हैं तो वो ऐसे कि अभी हमारे पर ऑप्शन है कि ऑल वेदर प्रैक्टिस करें, जो आने वाले बच्चों के लिए ये बहुत जो आइस हॉकी रिंग है बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। साथ ही साथ लद्दाख विंटर स्पोर्टिंग क्लब का कितना बड़ा योगदान है इसमें? लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब का वैसे पहले से 70s से लेके आइस हॉकी को लद्दाख में बड़ा उन्होंने बड़ा जो फॉर्मर मेंबर था, जो उनका एक ग्रुप ने जो क्या कहते हैं विंटर स्पोर्ट्स क्लब को खड़ा किया, तब से बच्चे उनका वेल विशर जो बाहर से सामान ला के, क्योंकि हमारे उस टाइम इजीली इंडिया में नहीं मिलता था सामान, वहाँ से ला के सिखाना बहुत योगदान रहा है। अभी भी जैसे आप उसके बाद हम लोग अभी इसको टेक ओवर करके हम लोग देख रहे हैं, कुछ सीनियर मेंबर्स भी हमारे साथ अभी भी हैं। तो ये मेरे ख्याल से विंटर स्पोर्ट्स क्लब जो है लद्दाख आइस हॉकी या अभी इंडिया आइस हॉकी बोले तो बड़ा योगदान अभी तक रहा है, आने वाले सालों में और भी रहेगा, क्योंकि बच्चों का हम फोकस वही बच्चों का कर रहे हैं। पहले हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था, अभी हम वही सोच रहे हैं कि बच्चे से छोटे से लेके 8-9 साल से स्टार्ट करके ये हम बहुत ऊपर लेने का कोशिश कर रहे हैं। तो स्पेशली अभी इस आइस हॉकी के बारे में बताएं तो किस तरह से क्या क्या है, कितनी कैपेसिटीज़ है? ये जो है जो हमारा ये इंडिया आइस हॉकी रिंग है, ये वर्ल्ड का अभी हम देख रहा था इस पे वर्ल्ड आइस हॉकी रिंग बनने जा रहा है, क्योंकि ये 3380 मीटर पे है। तो मेरे ख्याल से ये जो रिंग है बड़ा फेमस होने वाला है, क्योंकि हमारा जब करजू पौंड हॉकी के हिसाब से करजू बड़ा फेमस था वर्ल्ड वाइड, तो ये इंडिया आइस हॉकी रिंग है, ये बड़ा आने वाले बस इसी सीज़न में बड़ा फेमस हो के दुनिया में जो भी आइस हॉकी जो लवर्स है उनको अभी भी, क्योंकि हमने छोटा छोटा रील जब बनते वक्त हमने दिया था, तो बड़ा खुश है सब कि इसमें खेलने का हर कोई जो सोच है कि आके इतने हाइट पे हिमालय में इतने हाइट पे रिंग में प्रैक्टिस करे खेले, सबका वो क्या कहते हैं वो रहा कोशिश रहा है। तो मेरे ख्याल से आने वाले सालों में बहुत सारा फेमस होने वाला। और ये जो स्पेक्टेटर की जो आपने बात किया, थोड़ा मेरे ख्याल से अभी लग रहा है कि बहुत छोटा होने वाला है, अभी 5000 के करीब का कैपेसिटी है। आने वाले सालों में मेरे ख्याल से इसको शायद मेरे ख्याल से जैसे भी करे थोड़ा सा देख के थोड़ा और मेरे ख्याल से 15,000 के करीब का होना चाहिए, जो मेरे ख्याल से ये बनने में इतना, क्योंकि अभी तक आज तक जितने भी हमारा यूटी गवर्नमेंट का बड़ा सहयोग रहा है, तो आने वाले सालों में इसका जो थोड़ा चेंजेस होगा उसके लिए भी बहुत हमें वो सपोर्ट करें। यानी कि जो आने वाले 2020-26 है उसके समर से ही जो है हमें गेम देखने को मिलेगा। जी 26 में शुरू में ही जैसे फर्स्ट वीक में हमें आपको यहाँ पे इशू जैसे कोचिंग कैंप होगा, बड़े बड़े टूर्नामेंट आ रहा है। 20 तारीख से 20 जनवरी से हमारा खेलो इंडिया फिर दोबारा हमारे लद्दाख में ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो उसका जो बड़ा जो नेशनल लेवल का सबसे बड़ा गेम है वो यहाँ पे खेलो इंडिया यहाँ पे लद्दाख में होगा। तो उसके बाद फिर रॉयल एनफील्ड लीग होगा। उससे पहले जैसे 16-17 का जो जब से आइस हॉकी लेह में वजूद में आया विंटर स्पोर्ट्स की तरफ से, तो मेरे ख्याल से वो शायद 16-17 को उनका ग्रुप भी आ रहा है बाहर से, तो वो भी देखने को मिलेगा आप लोग। तो समर के जी अभी तो बिल्कुल कभी बंद होगा। 12 महीने का बन के तैयार है, तो सीज़न में भी ये बंद नहीं होगा। सीज़न में भी आप एंजॉय कर सकते हैं या कोचिंग ले सकते हैं, बच्चों को बड़ा ये आपको ये फ़ायदेमंद मिलेगा। तो अंत में जो आइस हॉकी लवर को किस तरह की मैसेज देना चाहिए सर? आप जैसे जितने भी आइस हॉकी लवर्स है, जो भी है, फैमिलीज है, स्पेक्टेटर है, प्लेयर्स है, जितने भी है, तो हम सब के लिए लद्दाखियों के लिए बड़ा ये
बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है। तो सारा जिसे भी जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना महंगा जो बाहर से विदेशों से लाया उनका थोड़ा सा ख्याल रखना हम लोगों का ही जिम्मेवार नहीं, हर किसी का जिम्मेवार है। तो इसको हम थोड़ा निखारें और भी अच्छा करें, जो हमारा जितने भी हो आंसू की लावर है थोड़ा इसको रिस्पेक्ट दे, क्या है क्या नहीं है, थोड़ा सा अभी हमें अवेयरनेस हो के थोड़ा सा जितने भी हमारे जो भी इक्विपमेंट लगा उनका केयर टेकर करना, ये सारा देखना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये बहुत फ़ायदेमंद होगा हर किसी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हमारे साथ बात कर रहे थे टुंडुक सर, जो कि लद्दाख विंटर स्पोर्टिंग क्लब के जो मेंबर है, जो कि लद्दाख विंटर स्पोर्टिंग क्लब जो है बहुत पुरानी जो है एक एसोसिएशन या सोसाइटी है जो लद्दाख जो आइस हॉकी गेम को बहुत सालों से यहाँ पर जो ऑर्गेनाइज करते आ रही है। बड़ी खुशी की बात है जो हमारा 24/7 आइस हॉकी रिंग है वो अब ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। ये हमने ले में जो है इसका कॉस्ट तकरीबन 54 करोड़ का हमने खर्चा किया है और ये 3 प्रोजेक्ट से हमें फंड मिला है और ये इसका कैपेसिटी भी लगभग 3000 के ऑडियंस का कैपेसिटी है। और इसमें हमने चिलिंग प्लान लगाया है जो अब हम पहले जो सर्दी में भी हम 2-3 महीने आइस हॉकी खेल पाते थे, अभी स्टेडियम के आने के बाद 24/7 12 महीना हम खेलते हैं और ये बहुत ही एक अच्छा सा एसेट हमारे लद्दाख के लिए है। और जैसे आप जानते हैं हमारे बहुत से यूथ लोग आइस हॉकी, आइस स्पीड स्केटिंग या फिगर स्केटिंग है उसमें बहुत दिलचस्पी रखते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा एसेट होगा और साल भर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, उनको कोई भी शॉर्ट फॉल इसमें नहीं। क्या कहेंगे जब से यूपी बना है तो उसके बाद जो स्पोर्ट्स में इतना डेवलपमेंट हुआ है, खासकर जो प्लेयर्स हैं अलग अलग फील्ड में जो नेशनल या इंटरनेशनल अब जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में जितना भी डेवलपमेंट हुई की बात अब मैं यकीन से कह सकता हूँ कि हमने बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट किया। वो ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के हैसियत से ऑल्सो पार्टिसिपेशन हम यहाँ से लोग प्लेयर्स जो नेशनल या इंटरनेशनल खेलने देखते हैं और जो हम ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे पहले अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हम हर कोशिश कर रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, सब डिवीजन हेडक्वार्टर, इवन हम पंचायत हेडक्वार्टर पर भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर को स्प्रेड कर रहे हैं। और उसके जो बड़ा प्रोजेक्ट जैसे मैं नाम लूँ तो हमारा फुटबॉल ग्राउंड जो है ले में कारगिल में रेडी हो गया, आइस हॉकी 24/7 ले का रेडी हो गया, करगिल वाला भी अगले 1 साल में रेडी हो जाएगा। इसी तरह बाकी गेम्स भी हम खेलते हैं जैसे आर्चरी हो गया, जैसे फुटबॉल हो गया, जैसे वॉलीबॉल हो गया। और हमने इन गेम्स के लिए भी हमने बढ़ावा दिया जो नॉर्मली हम नहीं खेलते हैं। हमने स्क्वैश का एक कोर्ट हमने तैयार किया है सूरत कॉलोनी में। हमने ये क्लाइंबिंग वॉल एक हम करने जा रहे हैं। शूटिंग के लिए हमने NCC उसमें हमने प्रोजेक्ट सेंक्शन किया है। इसी तरह हम इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स को हम बढ़ावा दे रहे हैं ताकि हमारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें। तो ये सारे जो हम नॉर्मली हम गेम नहीं खेलते हैं उनको भी हम इंट्रोड्यूस करते हैं। और इसके अलावा जैसे हमने बोला हमारे प्लेयर्स तो बाहर पार्टिसिपेट करने जाते हैं, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो। हम यहाँ भी लद्दाख में भी हमारा इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया जिसमें हम इंटरनेशनल या नेशनल इवेंट्स कराते हैं। जैसे खेलो इंडिया है, हमने टेबल टेनिस स्कूल गेम्स फेडरेशन का हमने नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कराया था। इसी तरह पंचाक सिलेट का कराया था। तो हर साल हम कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट लद्दाख में भी हो और हमारे बच्चे भी बाहर जाके पार्टिसिपेट। हमारे साथ एक प्लेयर जुड़े हैं जो बहुत सालों से जो है आइस हॉकी गेम खेल रहे हैं। आपका नाम? रिगिल है। क्या कहेंगे आप कितने साल से आइस हॉकी गेम? मैं अभी ये मेरा 13th ईयर रहेगा, 12 साल तक मैं खेल चुका हूँ। तो क्या कहेंगे ये अभी जो इंडिया हॉकी रिंग जो है वो ऑल द सीजन चलेगा, इसको लेकर आप किस तरह की न्यूज़ शेयर करते हैं? अब जो मेन प्रॉब्लम था लद्दाख को अभी तक जो आइस टाइम नहीं मिलता था पहले 3-4 महीने, उसके बाद अभी पिछले साल आप देखेंगे तो नेचुरल आइस पे 2 ही महीना मिलता था हमें। अब ये 365 डेज़ रहेगा, आर्टिफिशियल रिंग है चिलिंग प्लान के साथ, तो फ़ायदा होगा मेरे ख्याल से प्लेयर सब लोग को। तो अगर आर्टिफिशियल रिंग और जो नेचुरल जो अगर रिंग की बात करें तो इनमें से फ़र्क डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इसमें चिलर प्लान लगाया जाता है जो एक मोटो मशीन के थ्रू चल के आइस बनता है, और जो नेचुरल होता है वो नेचुरल माइनस क्लाइमेट की वजह से बनता है आइस। तो खेलने में दोनों में फ़र्क कोई नहीं है? फ़र्क नहीं रहता उतना। हाँ जी।
तो क्या कहेंगे बहुत सारे जो आइस हॉकी लवर्स होंगे जो अभी नए जो खेलना चाह रहे होंगे तो उनके लिए कितने बड़ी स्कोप है? उनके लिए छोटे से शुरू करेंगे तो बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच जाएंगे। अब हम जब छोटे थे तब तो ऐसा था नहीं, अब लेकिन आने वाले समय में प्लेयर्स बहुत सारे निकलेंगे मेरे ख्याल से। तो चलो इंडियस हाइस हॉकी रिंग जैसे कि सर ने कहा कि ये जो आने वाले दिनों में जो 12 महीने जो सीजन में जो यहाँ पर गेम चलेंगे, यानी जो गर्मियों में भी जो है प्लेयर्स यहाँ पर जो खेल सकेंगे, प्रैक्टिस कर सकेंगे।